हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो आपके क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ये वाला चैप्टर की अब तक मैंने 2 वीडियो करा दी है, ठीक है, 2 पार्ट करा दिए हैं। आज हमें 3rd पार्ट को स्टार्ट करना है और इसके भी हमें सबसे पहले क्वेश्चंस करनी है जो रह गई थी, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि आप इन क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेना, करके देख लेना हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं, लेकिन इतना मुझे पता है कि आपने नहीं करे होंगे, ठीक है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। कि मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करते हो एयर के अंदर तो उससे पहले उसको क्लीन क्यों करते हो, ठीक है। ये वैसे हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था बट आज फिर से कर लेते हैं एक बार। देखो मैग्नीशियम होता है एक मेटल और हमारे आसपास होती है ऑक्सीजन प्रेजेंट, ठीक है। तो ये जो मैग्नीशियम मेटल है ये प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ना एक लेयर बना लेता है अपने सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो इस चीज को हम लिखते हैं मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है। कि मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर विच इज स्टेबल, जो कि क्या होती है स्टेबल कंपाउंड, विच इज स्टेबल कंपाउंड in order to prevent further reactions with oxygen. It is therefore necessary, ठीक है। तो it is therefore necessary to clean the magnesium metal या magnesium ribbon with sandpaper। आई बात समझ में? तो इस तरीके से अगर आप लोगों को लिखना नहीं आता, नहीं पता कैसे लिखते हैं, तो ये देख लेना, ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है। ऐसे हम आंसर करते हैं, बिल्कुल एक एक चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए और कहानी नहीं लिखनी, बस सिंपल आपको बताना है, ठीक है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या बन जाती है यहाँ पे लेयर। तो आया फर्स्ट क्वेश्चन समझ में जिसमें पूछा था कि मैग्नीशियम रिबन को हम क्यों क्लीन करते हैं जब उसको एयर के अंदर बर्न किया जाता है, उससे पहले मतलब उसको क्यों क्लीन किया जाता है। और इसको यहाँ से रब करते हैं। अब आ जाओ आप अपने सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्या है, राइट द सेकंड क्वेश्चन है राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स यू हाइड्रोजन क्लोराइड, और हाइड्रोजन क्लोराइड हमें पता है HCl, ठीक है, ये होता है HCl। तो अगर मैं सिंपल लिखूं इस इक्वेशन को, लिखा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स यू HCl, ठीक है। तो क्या मैंने सही लिखा है हाइड्रोजन और Cl को? और अगर मैं ऐसे लिख दूं, सपोज करो 2 हाइड्रोजन 2 Cl है ना, गिव्स यू HCl और कितने 2, तो क्या सही रिप्रेजेंटेशन है? तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हाइड्रोजन रहता है H2 की फॉर्म में, Cl रहता है Cl2 की फॉर्म में, ठीक है। और H2Cl2 हम इनको क्यों लिखते हैं? बिकॉज ये इसी फॉर्म के अंदर होते हैं स्टेबल। हाइड्रोजन के पास देखो एक एक इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास, तो ये आपस में बॉन्डिंग करके अपना डबलेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अपना डबलेट बना लेते हैं, इसलिए क्या हो जाते हैं स्टेबल, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन था, अब दोनों के पास कितने हो गए शेयरिंग से 2-2। ऐसे Cl के अंदर वैलेंस शेल में कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे Cl के पास भी 7। तो जब दोनों आपस में अपना एक बॉन्ड शेयर करेंगे, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे एक बॉन्ड के थ्रू, तो दोनों का ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट, दोनों के पास हो गए कितने 8-8 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये क्या है स्टेबल, इसलिए आपको दिखाई देगा कि कुछ एलिमेंट्स आपको ऐसे दिखाई देंगे कि वो डायटोमिक या फिर ट्राइटोमिक फॉर्म के अंदर क्या होती हैं स्टेबल होती हैं, ठीक है। जैसे सल्फर वो S8 के अंदर स्टेबल होता है, हाइड्रोजन H2, Cl किसके साथ 2 के साथ है ना, Cl2 की फॉर्म में। तो ये सारा रीजन किसका होता है? बस स्टेबिलिटी का। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स यू बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड को वैसे कैसे लिखना चाहिए? BaCl2, यही आता है हमारे दिमाग में, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट को Al2, क्या लिखते हैं Al2SO4 का थ्राइस, ठीक है, Al2SO4 का थ्राइस गिव्स यू। अब क्या देता है वो तो चलो हम देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले कि मैंने BaCl2 कैसे क्यों लिखा, क्योंकि बेरियम होता है आपका ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट। नो, ये होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, तो इनके ऊपर होता है +2 चार्ज। अब बेरियम के ऊपर होता है +2, वहीं पे जो आपका हेलोजन है ये ग्रुप नंबर 17 का मेंबर होता है, जिसके वैलेंस शेल में होते हैं कितने
7 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है। किसके ऊपर? सारे हेलोजन्स के ऊपर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन इस +2 को अगर मुझे न्यूट्रलाइज करना है तो यहाँ पे -2 चाहिए, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, 2 क्लोरीन। तो +2 ओवरऑल एंड -2, तो ये क्या हो गया है, न्यूट्रल। ऐसे अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, एल्यूमिनियम ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट होता है। किसको होता है? एल्यूमिनियम ग्रुप नंबर 13 का, 13 का। इसके ऊपर कितना होता है? +3। एल्यूमिनियम के ऊपर होता है +3 चार्ज। और अगर मैं लिखूं SO4 सल्फेट आयन के ऊपर कितना होता है? 2 नेगेटिव चार्ज। कितना होता है? 2 नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखो इधर +3 है, इधर -2, तो कैसे मैं क्या करूं उनको न्यूट्रल? तो एक हमें रूल पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, है ना। अगर कुछ कॉमन नंबर नहीं है दोनों में तो उसको 3 से कर दो सल्फेट को, और एल्यूमिनियम को कर दो 2 से। इसलिए मैंने लिखा है Al2SO4 का थ्राइस। ठीक है, तो ऐसे लिखने के भी रीजन होते हैं, हम अपने मन से नहीं लिखते। आइए चीज आप लोगों को समझ में। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट हमें क्या देता है? बेरियम सल्फेट, BaSO4। ठीक है, प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड जिसको हम क्या लिखते हैं? AlCl3। फिर से AlCl3 क्यों लिखा? क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर होता है +3 चार्ज, तो इसको चाहिए 3 क्लोरीन। आ रही है बात समझ? अब हमें क्या करना है इस अपनी पूरी इक्वेशन को बैलेंस, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए हमने एक रूल भी पढ़ा था इससे पहले वाले पार्ट में, कि जो जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर्स होते हैं एलिमेंट के, सबसे पहले उसको हम बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, जिसके पास क्या होंगे? सबसे ज्यादा नंबर होंगे। तो सबसे ज्यादा देखो किसके पास है? बेरियम को तो छोड़ो अभी, क्योंकि इसके पास तो नहीं है ना। तो आप किसको देख लो? आप देख लो यहाँ पे SO4 को। किसको देख लो? SO4 को, क्योंकि बेरियम के पास तो क्या है? कमी है। तो SO4 में देखो कितने? SO4 के पास 3 है। कितने हैं? 3। तो इधर SO4 राइट में बेरियम के साथ अकेला है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गए SO4 लेफ्ट में भी 3 और राइट में भी हमारे पास 3। ठीक है, उसके बाद क्या चेक करेंगे अब हम? उसके बाद देखो आप, ये हो गए ना बैलेंस। अब बेरियम क्या हो गए? 3, तो इधर भी बेरियम मुझे 3 करने हैं। ठीक है, लेफ्ट में तो 3 से मल्टीप्लाई किया। क्लोरीन देखो लेफ्ट में कितने हैं? 6, तो राइट में भी 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो अब आप देखो, अब हर कोई यहाँ पे क्या है? बैलेंस है। ठीक है, तो ये क्या थी हमारी इक्वेशन। तो ओवरऑल आपको ये लिखना है बस, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का थ्राइस गिव्स यू BaSO4 प्लस 2AlCl3। ये वाली हमें इक्वेशन अपनी लिखनी है इस आंसर के अंदर। आई इतनी बात समझ में? ठीक है, और बैलेंस करके जरूर देखना है, और मैंने जो आपको पढ़ाया था इससे पहले वाले पार्ट में, बस उसी का आपको यूज करना है। ठीक है, हो गया इतना। अब उसके बाद आ जाओ उसके नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि क्या है? सोडियम प्लस वाटर गिव्स यू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब सोडियम क्या होता है? ग्रुप नंबर 1 का मेटल Na। वाटर हमें पता ही है H2O, और इसने हमें दिया NaOH। ठीक है, क्या दिया? NaOH। हाइड्रोजन अभी बाद में देखते हैं। ठीक है, तो ये जो Na है ये क्या है? एक मेटल है जो कि ग्रुप नंबर 1 का है, एल्कली मेटल। ठीक है, और फिर अगर मैं बात करूं Na लेफ्ट में भी 1 राइट में भी 1, बैलेंस के लिए देख रहे हैं। हाइड्रोजन लेफ्ट में 2 राइट में 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2NaOH, दोनों क्या हो गए? बैलेंस। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी? अब सोडियम की। अब राइट में हो गए 2 लेफ्ट में 1, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, अब कितने हो गए? 2 2 हो गए। ठीक है, और क्या चीज देखनी है? ऑक्सीजन देखो, लेफ्ट में है 1, राइट में कितने ऑक्सीजन है? 2। कितने है राइट में? 2। तो मैं क्या करूं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं लेफ्ट में। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो सोडियम सोडियम तो चलो हो गए बैलेंस, हाइड्रोजन भी हो गया। लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूं? लेफ्ट में 2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते 2 हाइड्रोजन हो गए एक्स्ट्रा, तो H2 मतलब यहाँ से क्या हो गया है? आउट। तो अगर आपको ना भी बोलते कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो बैलेंसिंग से हम वैसे भी बता देते हैं। आई इतनी बात समझ? बोलो। ठीक है, तो ये था सेकंड का थर्ड पार्ट, बहुत ही सिंपल था, कुछ इसमें आपको ज्यादा नहीं करना था। अब आ जाओ उसके बाद आप इसको यहाँ से मिटा के थर्ड क्वेश्चन पे, जिसमें क्या बोला हुआ है थर्ड क्वेश्चन के अंदर कि राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो फर्स्ट देखो, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। किसका सॉल्यूशन है? बेरियम क्लोराइड का है। ठीक है, तो BaCl2 जिसको हम लिखते हैं, हमने अभी पढ़ा था जस्ट कि BaCl2 इसको क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन है बेरियम क्लोराइड का। साथ में मेरे पास क्या है? सोडियम सल्फेट है, तो Na2SO4। ठीक है,
इन वाटर, वाटर के साथ ही रिएक्ट करके एक इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट देते हैं। क्या देते हैं? इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है BaSO4। क्या होता है? इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट BaSO4। और सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो साथ में हमें यहाँ से क्या मिलता है? NaCl। ठीक है, पर फिर से वही बात, क्या ये आपकी रिएक्शन बैलेंस है? चेक करो, लेफ्ट में एक बेरियम, राइट में भी एक बेरियम। ठीक है, और Na2SO4 में अगर हम देखते हैं, अच्छा एक चीज हो रही है कि Na2SO4 को मैंने ऐसे क्यों लिखा? देखो, सोडियम के ऊपर होता है +1 चार्ज, SO4 के ऊपर कितना होता है? -2। तो +2 और -2 होंगे जब ये न्यूट्रल होएगा, तो मेरे को सोडियम के ऊपर कितने चाहिए? +2, जिसके लिए मुझे Na को कितना लिखना पड़ेगा? 2, क्योंकि एक के ऊपर +1, 2 के ऊपर कितने? +2। ठीक है, आई थी बात समझ की मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा। तो BaCl2 का हो गया, Na2SO4 हो गया। ठीक है ना, अब हम करते हैं इसको बैलेंस। तो बैलेंसिंग के लिए देखो, क्लोरीन राइट में है ज्यादा, इसलिए मैंने 2 से कर दिया इसको मल्टीप्लाई, तो 2 हो गया NaCl, है ना। उसके बाद अगर आप देखो कि लेफ्ट में भी 2 सोडियम, राइट में भी 2 सोडियम, क्लोरीन लेफ्ट और राइट में क्या है? बराबर, तो हमारी इक्वेशन क्या है? पूरी है बैलेंस। नेक्स्ट देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन रिएक्ट्स in water reacts with HCl acid solution to produce sodium hydroxide solution and the water, the sodium chloride solution and the water। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक सोल्यूशन है पानी के अंदर, ठीक है, NaOH है इसके अंदर, पानी के अंदर, वाटर के अंदर, और ये रिएक्ट करके हमें क्या देता है? NaCl प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर। एक चीज और देखो, NaOH यहाँ पे क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, एंड ऐसे ही HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम ऐसी रिएक्शंस को? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, NaCl जो कि है आपका कॉमन सॉल्ट और प्लस वाटर। ठीक है, तो याद रहेगी ये रिएक्शन, बताओ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे ना कर क्या रहे हैं, एक्चुअली में एक एक चीज पढ़ रहे हैं, है ना, जो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम देख रहे हैं। अच्छा, आप लोग अगर अभी तक यहाँ पे रुके हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, वीडियो को फर्दर शेयर भी कर दो, है ना, ताकि वो लोगों को भी ये वीडियो मिल जाए। आई इतनी बात समझ? ठीक है, अब देखो चैनल का थोड़ा सा प्रमोशन भी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम वीडियो में इतने खो जाते हैं कि मैं ध्यान भी नहीं रहता है करना, तो इसलिए मैं आपको बीच बीच में याद दिलाती रहती हूँ। ठीक है, अब आ जाओ आप टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे। तो वी हैव लर्न इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। ठीक है, क्या बोला कि एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere. Actually, chemical reactions involve the breaking and making of bonds between the atoms to produce new substance। ठीक है, तो अगर हम देखो यहाँ से क्या बोले, इन्होंने बोला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एलिमेंट जो है एक एटम का वो चेंज नहीं होता दूसरे के अंदर। एग्जाम्पल ले लो NaOH प्लस HCl का, अब यहाँ पे बना NaCl प्लस वाटर जो कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो रिएक्शन में देखो सोडियम सोडियम है, Cl है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो भले ही आपको अलग से कुछ प्रोडक्ट मिला, डाला था NaOH HCl, मिला NaCl प्लस वाटर, पर है तो सब वही ना रिएक्शन में, सोडियम भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, क्लोरीन भी। तो यही कह रहे हैं कि एटम जो है एक एलिमेंट का वो हो सकता है चेंज हो जाए दूसरे के अंदर, बट वो एलिमेंट्स तो वही रहते हैं, वो हमारी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर मेंटेन रहते हैं, वो कहीं भी चेंज नहीं होते। मैं बोलूँ कि डिसअपियर नहीं होते। होता क्या है एक्चुअली में, यहाँ पे ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, जैसे कि वहां पे देखो NaOH के अंदर Na और OH का बॉन्ड टूटा, ठीक है, ऐसे ही HCl का बॉन्ड टूटा। तो NaOH का अगर बॉन्ड टूटा तो हमें मिला Na प्लस OH माइनस, तो Na प्लस, ऐसे ही HCl में से H प्लस Cl माइनस, तो इस प्लस माइनस ने आपस में रिएक्ट करके क्या बना लिया? NaCl, नया बॉन्ड बना। ऐसे ही NaOH का OH, HCl का H, इन दोनों ने आपस में क्या बना लिया? नया बॉन्ड। तो पुराने बॉन्ड तो इन्होंने तोड़ दिए, तो यहाँ पे क्या बनाए? नए बॉन्ड। तो यहाँ पे हो रही है फॉर्मेशन, यहाँ पे हो रही है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो होता यही है कि एक एलिमेंट हो सकता है दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, बट रहता है वो रिएक्शन के अंदर ही। नेक्स्ट आ जाओ कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
जिसको हम समझेंगे एक्टिविटी 1.4 से। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। हमें क्या लेना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम का एक बीकर के अंदर। कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, उसका फॉर्मूला जिसको बोलते हैं चूना भी, ठीक है, और क्विक लाइम इन अ बीकर। फिर स्लोली ऐड वाटर टू दिस। अब स्लोली हमें इसके अंदर पानी को ऐड करना है। फिर टच करना है बीकर को, जो आपको फिगर में दिखा रखा है। फिर फील करना है एनी चेंज इन द टेम्परेचर, के यहाँ पे कोई चेंज हो रहा है टेम्परेचर के अंदर, ये आपको फील करना है, ठीक है। तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो रिएक्ट करता है विग्रसली, बड़ी तेजी से वो रिएक्ट करता है पानी के साथ और प्रोड्यूस कर देता है स्लेक लाइम। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, CaO, जिसने रिएक्ट करा वाटर के साथ और हमें क्या दिया, स्लेक लाइम, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी, और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी इसने यहाँ से आउट की। तो अगर यहाँ से हीट निकल रही है दैट मीन्स ये कैसी है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो कि हमने पहले भी पढ़ी थी, ठीक है, कि वो रिएक्शन जहाँ से हीट निकलती है उनको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या दे रहा है हमें, स्लेक लाइम प्लस का हीट। स्लेक लाइम मतलब चूने के अंदर पानी डाला तो चूने का ये पानी बना, ठीक है, और साथ में क्या निकली, हीट भी। जब टच किया बीकर को तो वो हॉट लगा, और टेम्परेचर यहाँ पे आपको यस दिखा चेंज, के टेम्परेचर आपको बढ़ा हुआ है, यहाँ पे दिखा टेम्परेचर हमारा क्या हुआ है, इंक्रीज, ठीक है। तो इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह की रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट हमें मिलता है दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट से, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कौन सी रिएक्शन की है, कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, तो नाम क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम नहीं बता रहा है कि चीजें लेफ्ट वाली कंबाइन होकर हमें राइट में कुछ दे रहे हैं, ठीक है। तो वो है रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या देते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट। तो ये थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आई इतनी सी बात समझ। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये किसका एग्जाम्पल है, वाटर के साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेंगे कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल तो ये आप लिख देना। अब देखो, डू यू नो अ सोल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन, जो हमने अभी पढ़ी, यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग दी वॉल्स। जब हम वॉल्स के ऊपर व्हाइट वॉश करते हैं तो उसके लिए हम स्लेक लाइम को यूज करते हैं, ठीक है। तो कैसे बना था, जो हमने CaO की रिएक्शन की थी वाटर के साथ। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड reacts slowly with CO2 in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls, है ना। अब होता क्या है कि जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक लाइम को हम वॉल्स पे लगाते हैं, ठीक है, तो आसपास हमारे CO2 तो है ही, तो CO2 के साथ ये क्या करता है, रिएक्ट करके एक कैल्शियम कार्बोनेट की पतली सी एक लेयर बना देता है, जो हमें 3 से 4 दिन बाद व्हाइट वॉश के दिखाई भी देती है, और शाइनी जो होती है सब किसके कारण होती है, इस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही, जिसका दूसरा नाम चौक भी होता है और मार्बल भी होता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो बनी है 2 से 3 दिन बाद व्हाइट वॉशिंग के हमें दिखाई दी शाइनी फिनिशिंग टू द वॉल्स, ठीक है। तो जो केमिकल फॉर्मूला हुआ मार्बल का वो क्या हुआ, CaCO3, जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट भी, चौक भी, मार्बल भी, ठीक है। तो यही कारण है कि जब हम व्हाइट वॉश कराते हैं अपनी दीवारों पे, उसके 2 से 3 दिन बाद उसके अंदर वो फिनिशिंग, वो चमक दिखाई देती है, क्योंकि प्रेजेंट CO2 के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, CaCO3। अब देखो कुछ और एग्जांपल है, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोयल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये सारे के सारे आपके एग्जांपल्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ कोयल एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक है, आई। अब देखो यहाँ से ना कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं वो हम साथ साथ देखते हुए चलेंगे। एक तो सबसे पहले आपसे पूछ लेंगे फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ से आपसे फॉर्मूला पूछ लेंगे कि स्लेक लाइम का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, या मार्बल का क्या है, या चौक का क्या है, ये यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं। दूसरा सवाल क्या पूछ सकते हैं यहाँ से कि व्हाइट वॉश जो होता है, व्हाइट वॉश में हम किसका यूज करते हैं, ठीक है, किसका यूज करते हैं व्हाइट वॉश के लिए, तो स्लेक लाइम का करते हैं, जो कि बाद में CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। तो simple language we can say that when two or more substance elements or compounds combine to form a single product, the reaction called the combination reaction। तो combination reaction क्या है, जब दो या दो से ज्यादा substance element compound react करते हैं तो वो देते हैं combination reaction। तो we also observe कि large amount of heat भी यहाँ पे निकलती है, इसका मतलब कि रिएक्शन हमें गर्म लगेगा, वार्म लगेगा, और ऐसी रिएक्शन जिनसे हीट निकलती है उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो अदर एग्जांपल क्या है फिर एक्सोथर्मिक के, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का बर्न करना,
जो कि क्या भी, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, कंबशन भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, मीथेन को बर्न कराते हैं ऑक्सीजन के साथ और वो हमें देता है CO2 प्लस वाटर। तो किसका एग्जांपल है, ये एक कंबशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। फिर डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्या रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्या ये चीज आपको पता है? तो देखो, हम सबको पता है कि हमें एनर्जी चाहिए अलाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, है ना। तो लेकिन ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है, जो हम खाना खाते हैं उससे। तो जब डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है, फूड हमारा टूटता है सिंपलर सब्सटेंस के अंदर, जैसे कि राइस, पोटैटो, ब्रेड, सबके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट टूट के हमें ग्लूकोज देते हैं। फिर ये ग्लूकोज फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इन द शेल्स ऑफ अवर बॉडी हमें प्रोवाइड कराते हैं एनर्जी, ठीक है। तो जो स्पेशल नेम है इस रेस्पिरेशन का, क्या कि ये ग्लूकोज कंबाइन होकर ऑक्सीजन के साथ हमें एनर्जी को प्रोवाइड कराता है, इसी को आप बोलते हो रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में देखो, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 प्लस वाटर देगा और फिर ये एनर्जी हम यूज करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, जो कि प्रोड्यूस होती है। थर्ड देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, वेजिटेबल मैटर का कंपोस्ट के अंदर डिकम्पोजिशन होना भी एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, क्योंकि यहाँ से भी हीट आउट होती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के। तो आपसे पूछ सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के आप एग्जांपल बता दो, ठीक है, आई समझ। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर आपको ये एक्टिविटी देखनी है 1.5, जिसमें हमें समझा रखा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। आई बात समझ में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एक्टिविटी 1.5 में क्या बोला है कि टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। क्या बोला हुआ है कि टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। अब फेरस सल्फेट होता है FeSO4, क्या होता है FeSO4, ठीक है। उसके बाद किसको लेना है, इसको FeSO4 को ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में लेना है। फिर आपको कलर देखना है FeSO4 का क्या होता है। तो क्या कलर होता है इसका, इसका कलर होता है ब्लू ग्रीन। कैसा होता है इसका, ब्लू ग्रीन कलर होता है। फिर हमें हीट करना है अपनी बॉइलिंग ट्यूब को फ्लेम पे, बर्नर पे या फिर स्पिरिट लैंप पे, ठीक है। और ऑब्जर्व करना है कि क्या हो जाएगा कलर क्रिस्टल का जब हम इसको हीट कर देंगे आफ्टर हीटिंग, ठीक है। सबसे पहले देखो ये एक्सपेरिमेंट है, ये बर्नर है आपका, ठीक है, ये बॉइलिंग ट्यूब है, इसमें आपने FeSO4 के क्रिस्टल्स डाल रखे हैं और फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसको हीट कर रहे हो। अच्छा, एक बात याद रखनी है, टेस्ट ट्यूब आपको अपने चेहरे की तरफ या अपने फ्रेंड्स की तरफ मत करना। कुछ लोग क्या होते हैं लैब में अपना तो फेस बचा लेते हैं लेकिन दूसरे की तरफ कर देते हैं। तो भाई दूसरों का भी ध्यान रखो और अपना भी रखो, ठीक है। अब देखो, हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैज चेंज, क्या आपने नोटिस किया कि ये कलर यहाँ पे चेंज हो जाता है? तो हाँ होता है। कैसे कि FeSO4 जो कि ब्लू ग्रीन होता है, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये हमें फेरिक ऑक्साइड देता है, SO2 देता है, SO3 सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड गैसेस। Fe2O3 को हम बोलते हैं क्या, हेमेटाइट भी और रस्ट भी, जिसका कलर कैसा होता है, रेड ब्राउन। रस्ट मतलब जंग लग जाना, ठीक है। तो रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3, जिसको हम हेमेटाइट भी बोलते हैं। तो फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे तो वो हमें फेरिक ऑक्साइड देगा, हेमेटाइट देगा या रस्ट देगा विद सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड गैसेस एज द बाय प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन में आपने क्या ऑब्जर्व किया, एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के आपको एक सिंपल प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो कि कोई चीज टूट के जब हमें कुछ देता है तो वो चीज क्या हो गई वहां पे, डिकम्पोज। तो मतलब कौन सी रिएक्शन है ये, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके अंदर FeSO4 के सामने 7H2O क्यों लिखा है, क्योंकि मॉइस्चर में हमारे आसपास इन्वायरमेंट में मॉइस्चर होता है तो वाटर के मॉलिक्यूल आके इस पे स्टिक कर गए होंगे, ठीक है। तो ये लूज कर देता है वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज, ठीक है। तो ये सब हमने देख लिया। तो जब हम डिकम्पोजिशन करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, ये भी एक आपके पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम फिर से क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करना एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है, जो आपको क्विकलाइम देगा प्लस CO2 देगा। और इसके बहुत सारे यूज भी हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट को बनाने में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है, कि कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम के यूज हैं किसके लिए, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट के लिए। तो यहाँ से MCQ में पूछ सकते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड बाय हीटिंग
तो फिर इसको क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ी हमें, हीट की, खुद से वो डिकम्पोज नहीं हुआ। ठीक है, अब आप इसके बाद देखो अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी 1.6, जिसमें अनदर एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन के। तो आपको करना क्या है कि 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का पाउडर लेना है बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। क्या करना है, लगभग 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का पाउडर ले लो एक बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। ठीक है, लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3, क्या होगा, PbNO3 होगा, बट इसको आगे लिखेंगे हम प्रॉपर, लिखते कैसे हैं, चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के बाद, तो PbNO3। ठीक है, अब होल्ड करना है बॉइलिंग ट्यूब्स को एक टोंग से, और फिर हमको इसको हीट करना है किस पे, एक फ्लेम पे। किस पे हीट करना है, फ्लेम पे। ठीक है, और बताना है फिर आपको, तो हीट कर दिया फ्लेम पे, फिर हमें बताना है कि क्या आपने यहाँ से ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो देखो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा जो हम आगे देखेंगे कि आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, क्या मिलेंगे आपको यहाँ पे, ब्राउन फ्यूम्स मिलेंगे, जो किसके होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, NO2 के। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ब्राउन फ्यूम्स कौन सी गैस के होते हैं, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, NO2 के। ये पूछ सकते हैं कलर क्या होगा NO2 के फ्लेम्स का, तो ब्राउन कलर होगा। ठीक है, तो बना है यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन है आपको यहाँ से कैसे भी अल्टरनेट वे में पूछ सकते हैं। अब रिएक्शन दैट टेक प्लेस, ये रिएक्शन जो हुई वो देखो ये हुई कि लेड नाइट्रेट है जिसको हमने चार्जेस को फिर से मैं कह रही हूँ न्यूट्रलाइज करके कैसे लिखा है, 2 PbNO3 का ट्वाइस, PbNO3 का ट्वाइस। ठीक है, इसकी जब हमने हीटिंग की तो इसने दिया लेड ऑक्साइड PbO, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसेस आर आउट हो गई है यहाँ से। ठीक है, तो इसको हमने लिखा, और ये किसका एग्जाम्पल है, फिर से डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, क्योंकि ये डिकम्पोज होके हमें क्या दे रहा है, एक सॉलिड और 2 गैसेस यहाँ से दे रहा है। तो आपको एग्जाम में अगर डेफिनेशन आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन, तो डेफिनेशन के साथ साथ कुछ एग्जांपल्स भी दोगे और ये रिएक्शन भी आपको लिख के आनी है, तभी पूरे नंबर मिलेंगे, वरना फिर नंबर भी किस्तों में ही मिलेंगे। आई इतनी बात समझ? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बताओ कोई भी दिक्कत है तो, वरना फिर हम अब परफॉर्म करेंगे अपनी 2 एक्टिविटी जो कि इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, एक्टिविटी 1.7 एंड 1.8। ठीक है, अब देखो एक्टिविटी 1.7 को, टेक अ प्लास्टिक मग, आप क्या करो एक प्लास्टिक का मग ले लो, ड्रिल कर दो उसके अंदर, 2 होल्स कर दो उसके बेस पे, और फिर वहां पे ना रबर के स्टॉपर्स लगा दो उन होल्स पे, देखो जैसे ही लगाए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर आप डाल दो कार्बन के इलेक्ट्रोड्स, ये डले हुए हैं कार्बन के, है ना, इन रबर स्टॉपर्स के अंदर, जो आपको फिगर में दिख भी रहा है। ठीक है, अब कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू 6 वोल्ट बैटरी, अब ये जो इलेक्ट्रोड्स है इनको आपको कनेक्ट करना है 6 वोल्ट की बैटरी के साथ में, कर दी हमने कनेक्ट। फिल कर दो अपने मग को वाटर से, और इतना फिल कर दो ताकि ये इलेक्ट्रोड उसके अंदर डूब जाए, इमर्स हो जाए। ठीक है, फिर उसके अंदर आप ऐड कर दो कुछ एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू दी वाटर। ठीक है, कंसंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट डालना है। फिर आप 2 टेस्ट ट्यूब ले लो जो पानी से भरी होंगी, उनको उल्टा करके इन कार्बन के इलेक्ट्रोड्स के ऊपर लगा दो, जैसे देखो ये लगाया हुआ है यहाँ पे फिगर में, है ना। उसके बाद दिख गया है कैसे लगाया हुआ है फिगर के अंदर, उल्टा करके इनको कन्वर्ट करके, फिर स्विच कर ऑन कर दो अपने करंट का, एंड लीव द apparatus, कुछ टाइम के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दो। तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, आपको ना यहाँ पे कुछ बबल्स की फॉर्मेशन दिखाई देगी, देखो जैसे टेस्ट ट्यूब के ऊपर आपको दिख भी रही है, किसकी फॉर्मेशन है ये, बबल्स की, दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, और ये बबल्स पानी को हटाएंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर से, उसको डिस्प्लेस भी करेंगे। ठीक है, ये देखो बबल्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये है वो बबल्स। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछे हैं कि क्या जो वॉल्यूम है गैस का जो कलेक्ट होगा इन टेस्ट ट्यूब के अंदर दोनों के, वो सेम होगा या डिफरेंट होगा, तो ये अभी देखेंगे। फिर नेक्स्ट है कि अगर एक बार टेस्ट ट्यूब को हमने फिल कर दिया रेस्पेक्टिव, मतलब अगर वो फिल हो गई गैस इससे, तो फिर आप इनको टेस्ट ट्यूब को यहाँ से हटा दो और टेस्ट करो गैस को 1 बाय 1, इनके पास कैंडल लेके आओ, इनके माउथ के टेस्ट करो कि कौन सी गैस कहाँ पे हो सकती है। ठीक है, फिर क्या होगा, अच्छा ये सारे परफॉर्म करने हैं आपको टीचर के साथ, वो ठीक है। फिर कौन सी गैस कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर मिलेगी, तो यहाँ से देखो कई सारे सवाल निकल के आते हैं, एक एक को चलो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तुम्हें पता चले कि यहाँ पे गैस ही कौन सी मिलेगी। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या डाला था, वाटर। अगर यहाँ पे हमने वाटर डाला था तो H2O कैसे टूटता है, H2 प्लस O2 की फॉर्म में। कैसे टूटेगा, H2 प्लस O2 की फॉर्म में। लेकिन हाइड्रोजन तो यहाँ पे 2 है तो H2 निकलेगी, लेकिन ऑक्सीजन तो 1 है, तो वो ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में कैसे निकलेगी,
अगर मैं ऑक्सीजन क्या ले लूँ, हाफ, मतलब एक ओ ले लूँ, क्योंकि मैं सिंपल एक ओ नहीं लिख सकती, वो अनस्टेबल होता है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, हाफ ओ। तो 2 से 2 कैंसिल, फिर भी आपको मिलेगा एक ही ओ। तो हाइड्रोजन तो मिलेगी कैथोड पे, ऑक्सीजन आपको मिलेगी एनोड पे। क्यों? क्योंकि कैथोड पे होता है रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हाइड्रोजन करती है, और ऑक्सीजन के कारण होता है ऑक्सीडेशन, आगे भी पढ़ेंगे, तो वो मिलती है हमें एनोड पे। ठीक है, तो कैथोड पे रिडक्शन हुआ तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिली, एनोड पे क्या हुआ, वहां पे हमारा ऑक्सीडेशन। तो 2 गैसेस हमें यहाँ से मिलेगी, तो दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हाँ अलग अलग गैसेस मिलेंगी। अब बात आती है कि क्या दोनों का वॉल्यूम सेम होएगा। तो देखो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, मतलब 2:1 रेशियो के अंदर ये है। तो अगर इनका रेशियो अलग है तो वॉल्यूम क्या सेम होएगा, तो वॉल्यूम भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंट। तो जो पूछा था क्या सेम होगा, तो नहीं, अलग होगा, डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये किस रेशियो के अंदर है, 2:1 के अंदर ये गैसेस प्रेजेंट है। आगे बात समझ, अब कौन सी गैस होगी किस टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो कैथोड वाली साइड तो हाइड्रोजन होगी, और एनोड वाली साइड क्या होगी, ऑक्सीजन। अब आप बोलोगे कि कैथोड और एनोड ये पे ठीक है, ये होगी, लेकिन अगर हमें वैसे चेक करना है कि हाइड्रोजन कहाँ है, ऑक्सीजन कहाँ है, तो आप लोगों को नहीं पता कि कैथोड क्या है, एनोड क्या है। अगर आपको फिर चेक करना है तो क्या करो, आप दोनों टेस्ट ट्यूब के पास एक एक बार ना कैंडल को लेके जाओ। ठीक है, तो कैंडल को जब हम क्लोज लेके जाएंगे किसके माउथ के पास, टेस्ट ट्यूब के, तो जहाँ पे हमें पॉपिंग साउंड सुनाई देगी, ठीक है, पॉपिंग साउंड जहाँ पे सुनाई देगी, तो वहां पे पक्का क्या होगा, देखो ये 2 टेस्ट ट्यूब है, अगर मैं लेट कर लो कि इस वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस है, और मैं अगर इसके पास कैंडल लेके आती हूँ, तो यहाँ से मुझे पॉपिंग साउंड सुनाई देगी। ठीक है, अब कैसी होती है पॉपिंग साउंड, आप लोग गूगल पे सर्च करके एक बार वहां से वॉइस नोट सुन लेना। ठीक है, तो जहां से पॉपिंग साउंड सुनाई दी वहां पे हाइड्रोजन था, दूसरे वाली में मतलब क्या था, ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपको ऐसे ही चेक कर लेना है, तो ऐसा आपको पता चल जाएगा किसके अंदर हाइड्रोजन है और किसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। आई इतनी बात समझ में, बताओ। ठीक है, तो हमने यहाँ से सारे के सारे आंसर कर लिए जितने भी बनते थे इस एक्टिविटी से हमसे पूछे हुए थे। तो यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, दोबारा से मैं वो चीज समझा दूंगी। अगर आप लोगों को स्पीड मेरी ज्यादा लगती है वो भी बता देना, कम लगती है वो भी बता देना, ठीक लगती है वो भी बता देना, लेकिन बताना कुछ ना कुछ तो बताना। ठीक है, ऐसे आप बोलते हो नहीं, चुपचाप बैठे रहते हो, तो ऐसे पता नहीं चलता ना। अब आ जाओ नेक्स्ट एक्टिविटी पे जो कि है 1.8। अब इसमें क्या करना है आपको, अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को लेना है एक चाइना डिश के अंदर। क्या लेना है, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश के अंदर। तो आपसे क्या बोला है कि सिल्वर क्लोराइड हमें पता है GCl होता है। ठीक है, तो व्हाट इज इट्स कलर, अब पूछा है कि इसका कलर क्या होगा। तो वैसे सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है व्हाइट। कैसा होता है इसका कलर, व्हाइट। तो जब आप इसको चाइना डिश पे रखोगे सनलाइट की प्रेजेंस में कुछ टाइम के लिए, तो आपको फिर कलर बताना है इसका क्या हो जाएगा। तो देखो सिल्वर क्लोराइड जो है आपका वो टर्न हो जाएगा ग्रेइश कलर के अंदर। शुरू में कैसा है, ये व्हाइट, लेकिन जब हमने इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखा तो इसने क्या दिखा दी यहाँ पे, डिकम्पोजिशन। सिल्वर क्लोराइड हमारा डिकम्पोज हो गया, टूट गया Ag में और Cl2 में, और उसने हमें क्या दे दिया, एक ग्रेइश कलर सिल्वर का यहाँ पे दे दिया। ठीक है, जैसे सिल्वर का होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऐसा ऐसा क्यों हुआ, AgCl का कलर क्यों चेंज हुआ, ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू द सिल्वर एंड द क्लोरीन बाय द सनलाइट, या बाय द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। आई इतनी बात समझ, बताओ जल्दी। ठीक है, तो इसका कलर कैसा होगा, ग्रेइश कलर। ठीक है, तो ये थी हमारी 1.8 एक्टिविटी जो हो गई है यहाँ पे फिनिश। अच्छा, एक और आगे इसका एग्जांपल है, अभी हम वो भी देखेंगे जो कि AgBr के साथ है। किसके साथ है, AgBr के। ठीक है, तो यहाँ पे AgCl का क्या हो रहा था, डिकम्पोजिशन, जिसके कारण वो Ag क्या दे रहा है, प्लस Cl2। आ रही है बात समझ में। ठीक है, इसके बाद AgBr भी एग्जांपल में दे रखा है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उसको हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर यूज करते हैं। देखो सिल्वर ब्रोमाइड ये भी बिहेव करेगा सेम मैनर में, जब आप इसको सनलाइट के सामने रखोगे तो Ag भी देगा, Br2 भी देगा। ठीक है, अब ये जो अबव रिएक्शन है इसको हम यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी एक्चुअली होती क्या है कि यहाँ पे ना आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाते हैं सब कुछ। रीजन ये होता है कि क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर क्या यूज करते हैं, तो AgBr। अच्छा, कारण क्या है, ऐसा कारण ये है क्योंकि
ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में आपको जो वो दिखाना चाहते हैं, ताकि आपका बस उसके ऊपर ध्यान पड़े, बैकग्राउंड के, कलर के, या अदर चीजों पे ना पड़े। ठीक है, तो जहां पे वो दिखाना, जो चीज पर्टिकुलर टॉपिक आपको दिखाना चाहते हैं, बस आप उस पर ही ध्यान दो, इसलिए हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का यूज करते हैं। ठीक है, तो व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दीज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, तो कौन सी एनर्जी ये कराती है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो देखो, वो आपकी एनर्जी या तो हीट होगी, या लाइट होगी, या इलेक्ट्रिसिटी होगी, जो आपके रिएक्टेंट्स को तोड़ के किस में कन्वर्ट कर देगी, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगी। तो क्योंकि आप यहाँ पे हीट दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, है ना, देखो रिएक्टेंट से किस में जा रहे हैं, प्रोडक्ट की साइड हम जा रहे हैं। तो जो एनर्जी आप दे रहे हो ना, यहाँ पे आप प्रोवाइड करा रहे हो, तो इसलिए क्या है, एंडोथर्मिक की रिएक्शन है। मैंने पहले भी फर्स्ट ही पार्ट में बता दिया था एंडो और एक्सो को। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें हम बाहर से हीट प्रोवाइड करेंगे, एक्सोथर्मिक वो होंगी जो रिएक्शन से हमें हीट मिलेगी। तो इसमें हमने एग्जांपल्स पढ़े, एक्सो के भी, एंडो के भी। तो एंडो में तो हीट इन होती है, और एक्सो के अंदर आपकी हीट क्या होती है, आउट। तो दोनों के अंदर ये डिफरेंस है। एग्जाम्पल्स पढ़ लेना साथ साथ। देखो, एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन पढ़ा रही हूँ, उसका बस इतना सा कारण है कि आप लोगों को कोई भी चीज के अंदर डाउट ना हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करोगे, और ये फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। फिर से मैं बोलूंगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फर्दर शेयर भी करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम पे मिले। आई इतनी बात समझ? तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।